हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब फैमिली। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम अपना सेकंड सेमेस्टर का जो कोर्स है उसे स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हम केमिस्ट्री की जो फर्स्ट यूनिट है, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, उस पर चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं और कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं हम, उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, मैं आपको पहले कोर्स ख़त्म कराऊंगा, उसके बाद में मेरे पास दिनेश पेपर भी हैं, तो मैं पूरा आपको दिनेश पेपर भी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो आप वीडियो को कंप्लीट वॉच ज़रूर करना। और मुझे आशा करता हूँ कि आपसे एक भी जो MCQ क्वेश्चन होगा वो आपसे नहीं बचेगा, क्योंकि लगभग हर चीज़ ही मैं अपने नोट्स में लिखूँगा। और ये नोट्स भी आपको PDF जब हमारी कंप्लीट यूनिट हो जाएगी तो आपको मिल जाएगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट का नाम बता रहा है कि कार्बन और हाइड्रेट, ठीक है, मीन कार्बन के हाइड्रेट। कार्बन ये हमारा C होता है और हाइड्रेट मतलब होता है जल, यानी कि वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं? तो वो बने होते हैं हमारे कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। और यही मैंने अपने नोट्स में लिख रखा है। और आपको ये भी पता है कि H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है, तो हमारे दो तो हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है। तो इसलिए जो इनका रेशियो जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है। तो पढ़ते हैं, चलो। कार्बोहाइड्रेट मीन्स कार्बन के हाइड्रेट्स, दैट इज कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। यानी ये हमारे 3 एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जिनमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 होता है। एंड इनका जनरल फॉर्मूला जो हमारा वो ये होता है CxH2O का होल Y। ठीक है, जहाँ पर हमारे X और Y बराबर भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें हम, तो यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल ले रखे हैं, जिसमें एक में X और Y बराबर हैं और एक में X और Y बराबर नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, C6H2 का होल 6, दैट इज़ C6H12O6, यानी ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है, यानी कि ये हमारा X=Y वाला फॉर्मूला है। ठीक है, और उसके नीचे दे रखा है हमारा C12H2 का होल 11, यानी कि C12H22O11, यानी कि क्या है हमारा? ये सुक्रोज है। तो आप इसमें देखेंगे 12 जो वो 11 के इक्वल नहीं होता, यानी कि X=Y नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये हमारा इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से कितने MCQ बन सकते हैं, मैं आपको MCQ बना कर दिखाता हूँ। आपसे पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट किन किन एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं। तो वो आपके किन किन एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर M और N भी दे सकता है, क्योंकि चेंज भी हो सकते हैं ये। ठीक है, उसके बाद में हम नीचे देखते हैं, नीचे क्या लिखा हुआ है। परंतु वास्तव में संरचना के बेस पर कार्बोहाइड्रेट पॉलीफंक्शनल ग्रुप, यानी इनमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? और 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं। वो कौन से हैं? एक तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा और एक हमारा कार्बोनिल ग्रुप होगा। अब आपको पता होगा कि कार्बोनिल ग्रुप में भी हमारे 2 ग्रुप आते हैं। एक तो एल्डिहाइड आता है, जब हमारा कार्बन श्रृंखला में CHO जो है वो लास्ट में सिरे पर प्रेजेंट हो। ठीक है, और दूसरा जब हमारा कार्बो ये जो होता है इस टाइप से, जैसे CH3 CH_O तो इसमें ये हमारा कीटोन है, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है वो 2 कार्बन के बीच में है। ठीक है, और जब किसी सिरे पर होगा हमारा कार्बोनिल ग्रुप तो वो हमारा एल्डिहाइड होगा, और जब किसी चेन के बीच में होगा तो वो हमारा कीटोन होगा। ठीक है, ये आशा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो उसके बाद में नीचे लिखा हुआ है, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो हमारे पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ से
एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, तो होते हैं हमारे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं इनका क्लासिफिकेशन किस टाइप से करते हैं, ठीक है। देखिए कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन हम कई टाइप से कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 3 टाइप से किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हमने जो करा है वो नेचर के बेस पर करा है कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। नेचर के बेस पर मतलब उनका टेस्ट कैसा होता है, वो देखने में कैसे होते हैं, और वाटर में जब हम उन्हें घोलते हैं तो वो किस टाइप से घुलते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हम उनकी नेचर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहला जो टाइप है वो है हमारा बेस्ड ऑन नेचर। तो नेचर के बेस पर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हमारे 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 होते हैं हमारे शुगर। शुगर क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या होते हैं, एक तो हमारे कलरलेस होते हैं, दूसरे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक है। यहाँ पर सॉलिड लिखा हुआ है। और टेस्ट में ये हमारे स्वीट होते हैं, यानी ये हमारे टेस्ट में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। और वाटर में पूरी तरह से सोल्यूबल होते हैं, यानी ये पूरी तरह से घुल जाते हैं वाटर में, तो इन्हें हम शुगर कहते हैं। शुगर के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, जैसे सभी मोनोसेक्राइड हो जाएंगे हमारे, और ओलिगोसेक्राइड हो जाएंगे, जैसे ग्लूकोज ये हमारा मोनोसेक्राइड है, सुक्रोज ये हमारा डाइसेक्राइड है, और फ्रक्टोज ले लेंगे हम, वो भी हमारा मोनोसेक्राइड है, गैलेक्टोज ले लेंगे, ठीक है। ये हमारे सभी किस चीज़ के एग्जाम्पल हो जाएंगे, शुगर के हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं हम नॉन शुगर क्या होते हैं। तो नॉन शुगर देखिए क्या लिखा हुआ है, जो कलरलेस पाउडर की फॉर्म में मिलते हैं। नंबर 1 ये हमारे किस फॉर्म में मिलेंगे, कलरलेस पाउडर की फॉर्म में मिलेंगे। और ये टेस्ट में कैसे होते हैं, इनका कोई टेस्ट नहीं होता, और ये वाटर में भी सॉल्युबल नहीं होते, यानी वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे नॉन शुगर कहलाते हैं। और जैसे एग्जांपल की बात करें तो ये हमारे जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं ना, तो ये हमारे क्या होते हैं, नॉन शुगर होते हैं, जैसे कि सेल्यूलोज हुआ, स्टार्च हुआ। इनका फॉर्मूला जैसे ये लिखा हुआ है C6H10O5 इसका होल एन, ये हमारे पॉलीसैकेराइड हो जाएंगे, और क्या है ये, नॉन शुगर है। उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन किस टाइप से है। देखिए दूसरा जो क्लासिफिकेशन आता है वो आता है हमारा हाइड्रोलाइसिस के बेस पर, यानी कि मोनोसेक्राइड अभी जो बोले थे मैंने पीछे, मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, तो वो हमारे यहाँ से आएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम चलते हैं हाइड्रोलाइसिस के बेस पर। ये हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 मोनोसेक्राइड होते हैं, दूसरे हमारे ओलिगोसेक्राइड होते हैं, और तीसरे हमारे पॉलीसेक्राइड होते हैं। तो हम पहले मोनोसेक्राइड पर देखते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखेंगे आप थ्योरी में, ये सबसे सिंपलेस्ट, ये CDS का मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट में लिखा है ताकि जल्दी काम हो जाए। तो ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका हाइड्रोलाइसिस नहीं किया जा सकता, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये सबसे छोटी इकाई होते हैं कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। और ये हमारे मोनोसेक्राइड कहलाते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो हमारे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं, या हमारे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो ग्लूकोज हो जाएगा, फ्रक्टोज हो जाएगा, गैलेक्टोज हो जाएगा, मैनोज हो जाएगा। ज़्यादातर जो मोनोसेक्राइड पूछे जाएंगे इन चारों में से ही पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 2 और होते हैं तो वो ऐसे ही हैं। वाकई में एक टेबल बनाऊंगा जिससे आप सभी को वो याद करने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं ओलिगोसेक्राइड पर। तो ये हमारे ओलिगोसेक्राइड हैं, क्या हैं, जो कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइसिस पर निश्चित संख्या, और निश्चित संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 2 से 9 में मोनोसेक्राइड देते हैं, यानी ये हमारे 2 से लेकर 9 तक मोनोसेक्राइड का अणु दे सकते हैं हाइड्रोलाइसिस करने पर। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। जैसे डाइसेक्राइड हो जाएगा हमारा, ट्राइसेक्राइड हो जाएगा, टेट्रासेक्राइड हो जाएगा। तो डाइसेक्राइड क्या होता है, जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, डाई मतलब 2, यानी जो कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइसिस करने पर मोनोसेक्राइड के 2 मॉलिक्यूल देते हैं, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, डाइसेक्राइड कहते हैं। मेन काम आपका थ्योरी लिखना नहीं है, मेन काम जो है वो आपका चीज़ों को समझना है, ठीक है। यानी हमें जो करना है वो MCQ क्वेश्चन करने हैं, तो हमें फोकस करना होगा कॉन्सेप्ट पर, कैसे चीज़ें याद हों। जैसे अब सुक्रोज को ले लो आप,
ये डाइसैकराइड में जो होंगे अपने कोर्स में केवल 3 हैं, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, तीनों पढ़ाए जाएंगे। तो जैसे सुक्रोज की बात करें हम, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। और यदि हम इसका हाइड्रोलाइसिस करें तो ये देखिए हमें एक ग्लूकोज मिलेगा और एक फ्रक्टोज मिलेगा, यानी हमें कितने मोनोसैकराइड मिले, 2 मिले, एक ये है और एक ये। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डाइसैकराइड। इसी प्रकार से ट्राइसैकराइड, तो देखिए मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी है, जैसा इसका नाम से ही पता चल रहा है, ट्राइसैकराइड मतलब ये हमें हाइड्रोलाइसिस करने पर 3 मोनोसैकराइड का अणु देंगे। तो जैसे कि मैंने लिख रखा है यहाँ पर, रेफिनोज इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा दे रखा है रेफिनोज। रेफिनोज का यदि आप फॉर्मूला भूल जाएं तो देखिए 3 बनाने, मोनोसैकराइड में ज़्यादातर जो आते हैं वो 6 कार्बन ही आते हैं। तो 6 3 जा कितने होते हैं, 18। तो यहाँ पर सी तो लिख लो 18। उसके बाद में ये ट्राई है ना, तो हमें इसमें 2 कम करने हैं, H2 इससे 2 कम कर दो, तो यहाँ पर O लिख दो 16 और इसके डबल लिख दो H2O, क्योंकि आपको पता है H का और ऑक्सीजन का, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए हमारा, 2:1 होना चाहिए। तो जब आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ से भी कितना आएगा, 2:1 आएगा। कार्बन का रेशियो अलग अलग हो सकता है, यानी जनरली मोस्ट जो केस होंगे तो उनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो मिलेगा वो आपको ये मिलेगा, 1:2:1। उसके बाद में टेट्रासैकराइड हो जाएगा ये हमारा, जैसे कि स्टेचियोज। ठीक है, ये हमारा टेट्रासैकराइड का एग्जाम्पल है। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं पॉलीसैकराइड पर। पॉलीसैकराइड क्या होते हैं, चलो इन्हें भी देख लेते हैं। वे कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइसिस करने पर बहुत अधिक मोनोसैकराइड अणु देते हैं, तो हम उन्हें पॉलीसैकराइड कहते हैं। पॉली, इसमें खुद ही नाम बता रहा है, पॉली मतलब काफ़ी अधिक, और इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो हाई होता है। जब बहुत सारे अणु देंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनका मॉलिक्यूलर वेट हाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल स्टार्च हो जाएगा हमारा, सेल्यूलोज हो जाएगा। स्टार्च का एग्जांपल ले रखा है मैंने यहाँ पर। तो जब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे वाटर के n मॉलिक्यूल लेकर, तो ये हमें n टाइम्स ग्लूकोज देगा, यानी n क्या है यहाँ पर, n बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद में हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन आता है जो कि है हमारा रेड्यूसिंग पावर के बेस पर। ठीक है, तो इसे देखते हैं। देखिए रेड्यूसिंग पावर के बेस पर जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें 2 चीज़ें देखते हैं हम, एक तो फेलिंग सॉल्यूशन देखते हैं, दूसरा हम टोलन रीजेंट देखते हैं। ये क्या होते हैं दोनों, यानी फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है और टोलन रीजेंट, तो ये हम आने वाली क्लासों में देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। वे कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग सॉल्यूशन एंड टोलन रीजेंट का रिडक्शन कर देते हैं। रिडक्शन क्या होता है, जैसे आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो किसी सेंट्रल मेटल एटम की, मान लो हमारी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 3 आई, तो जब रिएक्शन हो तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कितनी, या तो उससे कम ही हो जानी चाहिए, 3 से कम हो जानी चाहिए। मान लो हमारी 3 से 2 हो गई या 1 हो गई, तो उसका रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन मतलब कम ही हो जाना। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, सुक्रोज को छोड़कर ऑल सभी जो हमारे डाइसैकराइड होते हैं और सभी मोनोसैकराइड होते हैं, यानी डाइसैकराइड सब होंगे, बस सुक्रोज जो है वो हमारा रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सुक्रोज, तो उसका रीज़न हम जब डाइसैकराइड पढ़ेंगे तब बताएंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें जो हमारा स्वतंत्र कार्बोनिल समूह है ना वो नहीं प्रेजेंट होता, तो जिस जिस कारण से ये हमारा इन्हें इनका रिडक्शन नहीं कर पाता है। किन का रिडक्शन नहीं कर पाता, फेलिंग सॉल्यूशन और टोलन रीजेंट का। और एक बात और बता देता हूँ, इनका फेलिंग सॉल्यूशन और टोलन रीजेंट का जो रिडक्शन होता है वो केवल वही मोनोसैकराइड या डाइसैकराइड कर सकते हैं जिनमें कि कार्बोनिल समूह प्रेजेंट हो, वो भी कैसे, हमारे स्वतंत्र अवस्था में, यानी वो इनकी जो रिएक्शन होती है वो हमारे कार्बोनिल समूह से ही होती है। ठीक है, उसके बाद में हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो वो नेक्स्ट पेज पर है। ठीक है, देखिए नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन है, वे कार्बोहाइड्रेट जो फॉइलिंग सॉल्यूशन और टोलन रीजेंट का रिडक्शन नहीं कर सकते वो हमारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएंगे, सभी पॉलीसैकराइड हो जाएंगे, जैसे कि हमारे स्टार्च हुआ, सेल्यूलोज हुआ। ठीक है,
तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। कल से जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में हम पहले ग्लूकोज पढ़ेंगे, उसके बाद में फ्रक्टोज पढ़ेंगे, फिर इनके ओपन चेन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। और एमसीक्यू क्वेश्चन तो आप मान के चलिए कोई छूटने का ही नहीं है, ठीक है। इससे भी इतने एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे कि बहुत ज़्यादा। जब मैं आपको दिनेश पेपर को सॉल्व कराऊंगा ना, तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इससे बाहर एक भी शायद मुश्किल ही जाए, बाकी एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो कैसा क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम वैसे इजी ही आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। यदि आपको वीडियो कैसी लगी तो आप कमेंट में भी ज़रूर बताएं। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।